हेलो लर्नर्स, क्या आपका भी सपना है हमारे देश में एक एडवोकेट बनना और हमारे देश की अलग अलग कोर्ट्स में एज अ लॉ ऑफिसर सर्व करना? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपकी भी तैयारी इस वक्त चल रही होगी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेता है। लेकिन इस एग्जाम में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि जब हम अपने सीनियर से इस एग्जाम के बारे में पूछते हैं तो वो हमें बताते हैं कि बड़ा ही आसान एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है, बड़ी आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। लेकिन जब हम इंटरनेट पे जाके इसकी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस एग्जाम में हजारों बच्चे फेल होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि इस एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें, इसके सिलेबस को प्लान कैसे करें, इसके कट ऑफ मार्क्स को कैसे डील करें और ओवरऑल इसकी प्रिपरेशन करें क्या। ये जो इतने सारे सवाल है ना, इनका केवल एक जवाब है एक लाइन में, कि हमें दूसरे की गलतियों से सीखना पड़ेगा। और हमारा आज का वीडियो इसी तरीके से इस एग्जाम की तैयारी के बारे में बात करेगा। मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि आपको थंबनेल में देख के ऑलरेडी पता है, कि मेरा एक दोस्त जो इस एग्जाम में फेल हो गया था, उसके क्या रीजन थे फेल होने के, वो क्यों फेल हुआ और उसने ऐसी कौन सी बेसिक गलतियां करी जिसके कारण उसको ये दिन देखना पड़ा। और मैं आपको एक बात अभी से बता दूं कि वो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको लॉ बिल्कुल नहीं आता था। उसको बेसिक लॉ का ज्ञान था, लेकिन उसने कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स करी जिसके कारण उसको ये दिन देखना पड़ा। और ये अकेला नहीं है, हमारे देश में ऐसे हजारों बच्चे हैं जो इस एग्जाम में फेल होते हैं और आज हम यही देखेंगे कि वो बच्चे फेल क्यों होते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप में से किसी को अभी भी इस बात पर डाउट है कि इस ओपन बुक एग्जाम में भी कोई फेल हो सकता है, तो ये अगली पिक्चर आपके लिए। इस अगली पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा AIB 18, और ये कोई नंबर मैं खुद कोट नहीं कर रहा हूं, ये एक RTI की रिपोर्ट है। यानी कि इस यहां पे हमने देखा कि जो लास्ट AIB हुआ था, AIB 18, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस एग्जाम में बैठे थे वो थे 1,48,000। लेकिन इन 1,48,000 में तो सबसे पहले 4,700 बच्चे एग्जाम देने आए ही नहीं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट और शॉकिंग नंबर है कि इन 1,48,000 में से 74,000 बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम में फेल हुए। यानी कि जो फेलिंग परसेंटेज है वो आधे से ज्यादा है, 51% का। इसका मतलब इस एग्जाम में आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इस एग्जाम में कुछ तो ऐसा है जो आपको अभी से तैयार कर लेना है, ताकि आप इन बच्चों में ना हो। और अगर आप मुझसे पूछे कि ये क्या है, तो वो केवल ये है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, और AIB एग्जाम आपकी लॉ की नॉलेज नहीं, वो अकल को टेस्ट करना चाहता है कि आप सही में एक वकील बनने लायक हैं कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात को देखेंगे कि कैसे हम उन बच्चों की गलतियों से सीख के अपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे उनके फेलियर से सीखने की। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि मेरा वो दोस्त और ये जो बाकी के बच्चे हैं, ये मेनली इस एग्जाम को फेल करते क्यों हैं। इसके दो मेन कारण हैं। सबसे पहला, कमी एक प्लानिंग की और दूसरा कॉन्सेप्ट की। ये जो प्लानिंग है ये तो मैं आपको समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट आपके लॉ के नॉलेज के कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन जनरल इस लीगल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लानिंग से। प्लानिंग को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें प्लान करना है अपनी बेयर एक्ट्स को कैसे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कट ऑफ मार्क्स को कैसे, और तीसरा हम सिलेबस को कैसे प्लान करें। शुरुआत करते हैं कट ऑफ मार्क्स से। हमारे लिए जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकाला AIB 19 का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें डेट लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैंने यहां लिख दी है। आपकी कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं 45%, और अगर आप SC या ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके कट ऑफ मार्क्स है 40%। लेकिन इस नंबर को देख के आपको रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होना है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपका टारगेट होना चाहिए 50। यानी कि इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एट एनी टाइम 50 से ज्यादा के जवाब या तो पता होने चाहिए, या तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनके सही जवाब हमें मिलेंगे कहां, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बेयर एक्ट अवेलेबल है। तो चलिए, ये तो हुई कट ऑफ की बात। अब हम जरा फटाफट देखते हैं सिलेबस को। अब सिलेबस की पिक्चर देखते ही मुझसे बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर अभी तो हमारा सिलेबस आया नहीं है, हमें सिलेबस पता नहीं है। अगर बहाने बनाओगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। एक बात ध्यान रखना कि अगर सिलेबस में कुछ चेंज होके भी आएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको ऐड किया जाएगा। और इस सिलेबस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये बता देता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब अगर आप इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैं तो आपको कह रहा हूं, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल प्लान करना है। याद करिए, हम प्लानिंग को देख रहे हैं। तो मैंने आपके लिए यहां पे 6 सब्जेक्ट्स निकाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC, CPC, एविडेंस, IPC, फैमिली लॉ। हमने इससे पिछली स्लाइड में तय किया था कि हमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, या 50 से ज्यादा क्वेश्चन की तैयारी करके जानी है, प्लानिंग करके जानी है। और अगर आप इन 6 सब्जेक्ट की प्लानिंग करके जाएंगे तो आपके 54 क्वेश्चंस यहीं पे तैयार हो जाएंगे। यानी कि हमने अपने आधे से ज्यादा वाला मार्क तैयार कर लिया। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और जो गलती मेरे दोस्त से हुई, वो आपको नहीं करनी है, वो है बेयर एक्ट। हमारे देश में सब बच्चे बेयर एक्ट अपने पास रखते हैं। जब बेयर एक्ट अपने पास रखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसी बेयर एक्ट उनको मिले जिसमें कमेंट्स लिखे हों, नोट्स लिखे हों। जैसे यहां आपको दिख रहा है बेयर एक्ट विद कमेंट्स। आपको ऐसी बेयर एक्ट इस एग्जाम में ले जाना अलाउड नहीं है। मेरे दोस्त की भी सारी बेयर एक्ट्स बाहर रखवा दी गई, क्योंकि उसने 2 गलतियां करी। सबसे पहले तो वो जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उसने अपनी सभी बेयर एक्ट्स में अपने खुद के नोट्स लिखे हुए थे। ये बात अलाउड नहीं है। और दूसरा, उसकी बेयर एक्ट कमेंट और नोट्स के साथ थी, इसलिए वो बेयर एक्ट अलाउड नहीं थी। तो अगर आप इस एग्जाम को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना
करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस बात को इंश्योर करिए कि आपके पास वो बेयर एक्ट्स हों जिसमें नोट्स और कमेंट्स एडेड ना हो। ये बात अगर आपने इंश्योर कर ली तो आप इस एग्जाम को ऑलरेडी आधे से ज्यादा क्रैक कर चुके हैं। अब बस आपको केवल वहां जाना है, बेयर एक्ट से सही जवाब ढूंढना है और आंसर को टिक करना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के पार्ट को। कॉन्सेप्ट के पार्ट को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले समझना होगा इसके क्वेश्चन के पैटर्न को कि यहां पे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। देखिए ये बात सच है कि अगर आप एआईबी के क्वेश्चन पेपर को इन डिटेल देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि एआईबी के पेपर में कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछता है जो आपको पता होने चाहिए, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है, और कुछ बेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। लेकिन एआईबी एग्जाम जो सेट करता है ना, वो भी ये बात चाहता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें। इसीलिए पता है उसमें सबसे अच्छी बात क्या है, 50 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्टली बेयर एक्ट से होते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल यहां देखिए, ये लास्ट एआईबी और लास्ट टू लास्ट एआईबी के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया है, सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल दे दिया और उसने पूछा कि कितने नंबर ऑफ जजेस मिनिमम चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डिसाइड करने के लिए। अब आमतौर पर एक लॉ स्टूडेंट को उसका जवाब पता होता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि किसी कारण से आपको नहीं पता है, तो आपको केवल यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बेयर एक्ट खोलनी है और कौन से आर्टिकल पे जाना है और कौन सी लाइन में इसका सही जवाब मिलेगा, और आपको इसका सही जवाब तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि सेक्शन 41 जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें जो अपील है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से वो कहां जाती है। तो अगर आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बेयर एक्ट अवेलेबल है तो आप सीधे उसके सेक्शन नंबर 41 में जाइए और वहां जाके देख लीजिए कि कहां होगा। अगले दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगले दो क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां हमसे पूछा गया है कि कौन से शेड्यूल में यह बात दी गई है कि अलग अलग लिस्ट होंगी, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट को भी इसका जवाब पता होता है, लेकिन किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको नहीं पता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कहां दिया हुआ है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो आर्टिकल्स के बीच में शेड्यूल ढूंढ रहे हैं, ये एक गलत तरीका है। यानी कि आपको यह भी नहीं पता कि बेयर एक्ट को डील कैसे करना है और उसको कैसे डील करना है, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन का जवाब देख लीजिए। इसका आंसर क्या शेड्यूल 7 है? अगर हां तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। यह बोल रहा है आर्टिकल 300A में एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, नो पर्सन होगा कि नो सिटीजन होगा कि नो इंडियन होगा कि नो फॉरेनर होगा। अब इतने बेसिक सवाल को आप केवल आर्टिकल 300A में जाइए और जाके पढ़ लीजिए। ये एग्जाम इसी तरीके से आपको टेस्ट करता है, यानी कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अगर आपसे शेड्यूल पूछा और आपको ये नहीं पता कि शेड्यूल मुझे कौन सी बेयर एक्ट में मिलेगा, और अगर ये पता है कि कौन सी बेयर एक्ट में मिलेगा तो ये नहीं पता कहां मिलेगा, तो आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में हो और आपको जरूरत है अपने इस एग्जाम को प्लान करने की। और इससे एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि आप इस एग्जाम में थोड़ा भी अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो जितने सब्जेक्ट आपने सिलेबस में देखे थे वो सारे के सारी जो बेयर एक्ट्स हैं उनको लेके जाइए। आप Amazon या फ्लिपकार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको एक बंच मिलेगा, पूरा कलेक्शन मिलेगा सारी की सारी एआईबी बेयर एक्ट का, और वो आपके पास शायद होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं बेयर एक्ट को डील कैसे करना है। तो बेयर एक्ट को डील करने के लिए आपको मेनली 4 पार्ट्स में डील करना है। सबसे पहले मैंने जो 6 सब्जेक्ट आपको बताए थे उन 6 सब्जेक्ट्स के इंडेक्सेस आप एक बार पलट के जरूर देखिए। ये काम अगर आप एग्जाम के एक हफ्ता पहले करेंगे तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप उसके इंडेक्स को पलट के देखिए और आप उसके चैप्टराइजेशन को देखिए। जैसे कि अगर आप सीआरपीसी में जाएं तो जो कॉग्नाइजेबल ऑफेंसेस का जो पार्ट है जहां उसकी रिपोर्टिंग होती है, यानी कि एफआईआर का पार्ट, उसको देखिए। जो ट्रायल्स हैं उसको देखिए, समन्स को देखिए, यानी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको देखिए और इंडेक्स को देखिए। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स का जो लेआउट है वो कैसा है, यानी कि कौन से टाइप के आर्टिकल्स कहां दिए हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल। आप शेड्यूल को एक बात तय करके जाइए कि कौन से शेड्यूल कहां दिए हुए हैं और कौन से शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। और उसके साथ ही साथ एक बात को और देख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट किस बारे में है। इसके साथ ही साथ अब हम आखिरी में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि जो मैंने आपको 6 सब्जेक्ट बताए थे उनमें आपको मेनली पढ़ना क्या है। यहां पे मैंने मेनली 4 सब्जेक्ट लिखे और इन 4 सब्जेक्ट्स में आप क्या पढ़ें कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं बड़ी आसानी से, वो मैं आपको बताता हूं। और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक ओवरव्यू ले सकते हैं, आप केवल एक रीडिंग ले सकते हैं। बस इनकी बेयर एक्ट को अपने साथ लेके जाइएगा और अगर आपने पहले से रीडिंग कर रखी है तो आप तुरंत उसका जवाब ढूंढ लेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट को मिस नहीं करना है। उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स को भी मिस नहीं कर सकते और इंपॉर्टेंट केसेस को भी मिस नहीं कर सकते। उसके साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन के लेटेस्ट अमेंडमेंट है यानी कि 100 से लेके 106, उसको भी आप एक बार ओवरव्यू में देख के जाइएगा क्योंकि वो शायद आपको बेयर एक्ट में ना मिले। उसके बाद आती है सीआरपीसी। अब मुझे पता है कई लोग बोलेंगे इसमें बीएनएसएस भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बीएनएसएस हो या सीआरपीसी आपको सेक्शन तो याद करने नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि कौन से प्रोविजन को मैं एक बार ऊपर से देख लूं ताकि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं तुरंत उसका जवाब दे पाऊं। तो सबसे पहले वुमेन से रिलेटेड लॉ और एफआईआर, ये दो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली हमारे देश में ऐसी हैपनिंग हुई है जहां वुमेन से रिलेटेड लॉ पे बहुत फोकस किया गया है और नए क्रिमिनल लॉस पे भी फोकस किया गया है और साथ ही साथ एफआईआर पे भी फोकस किया गया है। और इन दोनों के दो लैंडमार्क केसेस हैं जो आपको गूगल
गूगल पे कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आईपीसी में भी सेम चीजें एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले वुमेन से रिलेटेड लॉ और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है वही सबसे कॉमनली पूछे जाते हैं और सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आपसे बनेंगे और इन दोनों के भी 2-2 4-4 आप केसेस चाहें तो एक बार ओवरव्यू में देख सकते हैं। और आखिरी में आता है फैमिली लॉ, जिसमें डिवोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जिसको आप देखेंगे तो आप इस एग्जाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर लेंगे। ये तो एक ओवरऑल प्लानिंग की बात। अब एक क्विक रिकैप लेते हैं कि हम इस एग्जाम को क्रैक कैसे करें। हमें 2 पार्ट्स में अपनी तैयारी को शुरू करना है। सबसे पहले हमारे पास वो बैरक्स होनी चाहिए जो हम उस एग्जाम में लेके जा पाए, और दूसरी तरफ हमें एक लेआउट तैयार करना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट के कौन से पार्ट को केवल ऊपर से पढ़ना है। और मैंने आपके लिए वो 6 सब्जेक्ट निकाल दिए हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि उस एग्जाम में आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन तो कंफर्म सही हो, ताकि आप इस एग्जाम में फेल होने के रिस्क में ही ना आए। और ये एग्जाम बहुत ही बेसिक एग्जाम है। एआईबी का जो भी पेपर सेट करता है ना, ये बात मैं आपको सच सच बताता हूं कि इस एग्जाम में ये बात सच है कि 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बैरक्स के नहीं होंगे। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा उनके जवाब को सोचने के लिए, अगर आपको नहीं आता है तो। लेकिन इस एग्जाम में 50 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आप डायरेक्टली बैरक्स से आंसर देख के उसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। यानी कि वो भी चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को पास हो, लेकिन एक लाइन है ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। तो इस एग्जाम में आपके लॉ की नॉलेज टेस्ट नहीं होती, इस एग्जाम में आपकी अकल को टेस्ट किया जाता है कि आप इतने स्मार्ट हैं कि नहीं कि आप अपने हमारे हाई कोर्ट्स में और हमारे अलग अलग कोर्ट्स में सर्वाइव कर पाएं। तो हमारा आज का वीडियो इसी बारे में था। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। एआईबी को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा किसी नए कॉन्सेप्ट के बारे में, और अगर कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।